जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास से सामान्य परिचय। इस वीडियो से आज हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। लुसेंट ऑब्जेक्टिव से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों से दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न कहता है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतीतों का। इतिहास के तहत अतीतों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। हेरोडोटस प्रथम यूनानी इतिहासकार था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्यूसिडाइडिस। थ्यूसिडाइडिस ने कहा था इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द हिस्ट्री यानी कि द हिस्ट्रीज के रचना का नाम है। द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। हेरोडोटस द हिस्ट्री के रचनाकार है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इतिहास के पिता यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी यही सही आर्यों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों पिछले प्रश्न में भी बताए थे हेरोडोटस है फादर ऑफ हिस्ट्री। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इतिहास अपने को दोहराता है किसका कथन है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीगेल का। हीगेल कहा था इतिहास अपने को दोहराता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीगेल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। यह कथन किसका है। तो साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों। ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फंस सकता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए होगा हीगेल। क्या होगा? हीगेल। हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। यह कथन हीगेल का है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है किसका कथन है समस्त निष्कर्ष वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स की दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है किसने निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो हमारा सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान देके वीडियो को देखेंगे साथियों, बहुत मज़ा लगेगा क्लास करने में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? तो पिछले प्रश्न में बताए हैं साथियों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सिद्धांत के मदद से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह कथन किसका है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिले ने कहा था इतिहास विगत की राजनीतिक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर चुनिए। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ए का क्या है, मिलान करने वाला है दोस्तों। ए का ओकसाठ कहा था। क्या कहता है ओकसाठ? सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ओकसाठ ने कहा था सच यही है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। और ट्राइवेलियन कहता है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ट्राइवेलियन क्या कहता है? इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। तो चलिए सी देखते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं। सी कहता है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। कॉलिंगवुड क्या कहता है? कॉलिंगवुड कहता है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। तो व्यूरिन क्या कहता है? व्यूरिन ऑप्शन नंबर 2 होगा। व्यूरिन का इतिहास स्वतः एकमात्र विज्ञान है जिससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मिलान करके भी समझा दिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेनेडिटो क्रोचे ने कहा है समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह कथन किसका है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, E.H. कार कहा था इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है
तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी, क्या कह रहा है, बीसी किसका संक्षिप्त संक्षिप्त क्षर है, संक्षिप्ता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी फॉर क्राइस्ट, यानी कि बीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें समझने ना समझने वाली कोई कड़वी बात है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला, यानी एडी, एडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनो डोमिनी। एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या है। हमारा ऑप्शन होगा वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है। ऑप्शन बी होगा वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ऑप्शन सी है इस जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। ऑप्शन डी है जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद 50 ईसा पूर्व आता है। क्या आता है, 50 ईसा पूर्व। वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद 50 ईसा पूर्व आता है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वर्ष 1015 यानी कि 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11वीं शताब्दी में आता है। 1015 ईस्वी 11वीं शताब्दी में आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा साथियों, इसमें भी मिलान करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के बीच दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दिमाग लगाकर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में सही उत्तर क्या होगा। क्या कहता है, विक्रम संवत। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था साथियों। तो हमारा सही उत्तर होगा विक्रम संवत का प्रारंभ 58, क्या होगा, 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत क्या है, शक संवत का 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और गुप्त संवत का 320 ईस्वी में हुआ था। और कली संवत का 3102 में हुआ था। यानी कि ए का 4 होगा, ए का 4 होगा और बी का 3 और सी का 2 और 4 का 1, यानी कि 4 3 2 1। किस ऑप्शन में 4 3 2 1 है दोस्तों, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब होगा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4 3 2 1। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ। तो अभी बताएं दोस्तों, पिछले प्रश्नों में विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासन काल में हुआ था 78 ईसा पूर्व में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों, इसमें स्टार लगा लेंगे
और कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम को 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 कहता है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यरोहण के स्मारकों के रूप में किया था, यानी कि सरल भाषा में कहे तो राज्य अभिषेक के रूप में किया था गुप्त संवत का प्रारंभ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो हमारा सही उत्तर होगा, बताइए साथियों, निष्कर्ष पढ़ते हैं और उसका उत्तर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। कह रहा विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। दूसरा निष्कर्ष है शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ था। तीसरा है गुप्त संवत सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ था। चौथा कहता है भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो इसमें सही जवाब कौन सा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए और हम तो बताएंगे हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3। निष्कर्ष 4 गलत है साथियों, बाकी तीनों सही है। पिछले प्रश्नों में बताए हैं विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था और शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ और गुप्त संवत का प्रारंभ सन 319 से 20 ईस्वी में हुआ है। और भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 में नहीं शुरुआत हुआ था, लगभग 1206 में शुरुआत हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में यानी कि राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहा जाता है या कहलाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, त्रैकुटक कहलाता है। कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत को त्रैकुटक भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 कहता है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य 6 ने। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी
हो जाएगा। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमादित्य 6 ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किस किस एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन को एक नए संवत चलाने का प्रचलन क्या हुआ, यश प्राप्त हुआ दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 से 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1931 में। 1931 में वर्ष दिसंबर 2009 की शक संवत का वर्ष होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत क्या है, ईसवी संवत में रूपांतरित करने का मान होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2013 ईस्वी में। 2013 ईस्वी में 2070 ईस्वी की संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 135 वर्ष के अंतर है विक्रम संवत और शक संवत के बीच। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चढ़ते हैं भाइयों। हमारा अगला प्रश्न है पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक संवत 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत का दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 600 ईस्वी। 600 होगा, 400 वर्ष 465 का दिनांकित है। तो यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 कहता है राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 साके होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 कहता है पुरातत्व के स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विल्डर लिब्बी ने कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कष्ट
अस्थि और शंख के पुरातात्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 14 पद्धति अपनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्मों का आयु निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 कहता है प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानवों ने लिखना शुरू किया था। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मानव ने लिखना शुरू किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व से भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 कहता है सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखन का प्रमाण मिला था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 कहता है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का यानी कि नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में किस एक तदनुरूप माना जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च अथवा 21 मार्च को हिंदी कैलेंडर में 1 चैत्र से और इंग्लिश कैलेंडर में कितना तारीख से मनाया जाता है? तो 22 मार्च या 21 मार्च से शुरू होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 कहता है किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन भाग में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैलेरियस ने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज का होमवर्क है साथियों कि राष्ट्रीय पंचांग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।